आवाज जो कभी रेडियो के जरिए करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंची, शब्द जिन्होंने जो क्रिकेट का रोमांच है उसी श्रोताओं की आंखों के सामने जीवंत कर दिया। आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग, और आज हम इनसे जानेंगे इनकी जो लाइफ के अनुभव और उनकी जो संघर्ष रहा उसके बारे में और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद एसबीटी को, संडे बॉर्डर टाइम को, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे दर्शकों के साथ मिलने का मौका दिया है। और ये मेरा अपना शहर है, मैं इसी शहर का हूँ और इस शहर में आना मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहे किसी भी सिलसिले में आऊँ। और अभी जो मैं इस समय श्रीगंगानगर में आपके स्टूडियो में हूँ, एक पंजाबी फिल्म आ रही है 47, उसका मैं एक किरदार अदा कर रहा हूँ बीएसएफ के अधिकारी का। उसकी शूटिंग चल रही है, उस सिलसिले में आए थे और एसबीटी ने अपने स्टूडियो में बुलाया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मुझे ये बताइए कि मतलब आपने तो मेरा क्वेश्चन ही कट कर दिया कि मुझे क्या बोलना चाहिए, है ना। मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आप पंजाबी मूवी के सिलसिले में आए हैं और वो शूट हो गया आपका, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। देखिए, पहली बार मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, बाकी सीरियल बहुत की है मैंने, छोटी छोटी फिल्में भी की हैं और बाकी मेरे खुद के बहुत सीरियल आए हैं, पंजाबी में, हिंदी में, राजस्थानी में, बागड़ी में, मैंने बहुत कुछ काम किया है। और यही गवर्नमेंट कॉलेज से जब मैंने एमए हिस्ट्री में किया था 1979 में, लगभग 46 बरस पहले, तब सारे यहाँ कलाकार थे। आपको याद होगा, हमारे एसबीटी के जितने भी दर्शक, उनको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो मनिका विश्वकर्मा है, जो कि मिस इंडिया बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है, उनके जो दादाजी थे लक्ष्मी नारायण जी, वो हमारे गुरु थे और उन्होंने हमें बिल्कुल तराशा है। वो बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। उनके मार्गदर्शन में वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा मेरे गुरु भी कह लीजिए, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। इसके अलावा सागर शर्मा जी, गोगी शर्मा, सागर गोगी जी, सुभाष जी, ये सारे कलाकार थे, विजय तलवार जी। हम उनके साथ रह रह के सीखे। गवर्नमेंट कॉलेज में हमने बहुत से फंक्शन किए और यहाँ पर करते करते कलाकारी जिसको कहते हैं वो हमारे ब्लड में थी। हमें एक माहौल ऐसा मिला कलाकारी का। मैं डिबेट भी बोलता रहा, स्टेज आर्टिस्ट भी रहा और इसके अलावा मुझे कमेंट्री का शौक था। तो थोड़ा बहुत मैं खो खो भी खेला, फुटबॉल भी खेला। तो ये कुल मिला के जिसको कहते हैं ना कि पता नहीं था जाना किधर है, लेकिन ये था कि जैसे हम राजस्थान का धरती धोरा नहीं तो जीवन सुख का सपना होगा, पर पहले कुछ तपना होगा। हमारा तो एक ही मकसद था कि आप मेहनत करते रहिए, आप तपते रहिए, आप हर फील्ड में हाथ आजमाइए, कोई ना कोई द्वार आपके लिए खुलेगा। कहते हैं ना कि अगर आपकी किस्मत का द्वार एक बंद हो जाता है तो घबराना नहीं चाहिए, भगवान 10 द्वार और खोलता है। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमने बहुत पेरेंट्स हमारे पाकिस्तान से आए थे, तो यही 1956-57 में मैं गंगानगर में जब पैदा हुआ, कागजों में थोड़ा बड़ा लिखा गया। अच्छा, तो ये ऐसा होता था सर पहले? शुरू में होता था। मैं एक गल होर दसा तुहानू पंजाबी च, क्योंकि साडे गंगानगर दी खासियत है उस वेले कि 1 जुलाई ਨੂੰ स्कूल खोलते सी और 1 जुलाई तो लैके 15 जुलाई 20 जुलाई तक बच्चे ਨੂੰ स्कूल च दाखले वास्ते लेके जाते सी। जेडी डेट ਨੂੰ दादा या पिता जी लेके जाते मास्टर वही डेट ऑफ बर्थ लिख देता है। सो मेरी ऑफिशियल 7 जुलाई लिखी हुई है। एक्चुअली मेरे 4 सितंबर 1957 है, लेकिन 7 जुलाई 1956 मेरी लिखी गई और उसी के मुताबिक 2016 में मैं एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स रिटायर हुआ। तो करने को बहुत कुछ था, करते रहे, लेकिन मेरे माता जी को क्रिकेट कमेंट्री सुनने का बहुत शौक था रेडियो पे, और जब वो सुनते थे तो मेरे को सुन के लगा कि ये कितना बढ़िया काम है। लोग इसको बोलते हैं, हजारों लाखों श्रोता उसको रेडियो पे सुन रहे हैं, स्टेडियम में, तो मुझे काम करना चाहिए। इंटरेस्ट तो था, कलाकारी थी, स्टेज पे मैं नहीं डरता था। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि आज आप ध्यान रखिए कि अगर किसी बच्चे को बचपन में ये 3 चीजें अगर आ गई या बड़ा होने तक वो सीख गया, वो दुनिया में कहीं मार नहीं खाएगा। पहला, उसको अंग्रेजी आनी चाहिए पूरी तरीके से। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया, कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा, अगर वो बच्चा स्टेज पर कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता है तो वो दुनिया में किसी भी जगह पे सफल हो सकता है। ये तीनों चीजें एक साथ जिसके पास हो, बहुत बड़ी नेमत है। तो धीरे धीरे स्टेज की कलाकारी भी थी, बोलने का भी डर नहीं था। मुझे याद है यहाँ पुरानी आबादी में 4 नंबर जो स्कूल था, वहाँ आजकल सब्जी मंडी गंगानगर में छोटी सी रह गई, कुआं भी है, जो अनुपम ढींगरा स्कूल हो गया, जी उसके सामने। तो वहां पर एक रामलीला लगा करती थी। तो मुझे याद है, मैं जब 8 साल की उम्र का था
तब मैं अपना लिखा रेडियो गप्पिस्तान लेकर स्टेज पे चढ़ गया था। तो वहां से मैं जब दर्शकों को फेस करने लगा, रामलीला के स्टेज पे मुझे बोलने का मौका मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस बन गया, खुल गया। उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनल लेवल। उम्र कितनी रही होगी सर तब आपकी? 8-9 साल। 8-9 साल की उम्र में 60 साल पहले की बात। तो तब आप रेडियो सुनते थे? घर पे कोई सुनता था? तो रेडियो फादर साहब के पास रेडियो था, घर में रेडियो होता था, टेलीविजन तो होता नहीं तब था। तो होता नहीं था। हाँ, तो सुन के माता जी कमेंट्री सुनते थे, शौक पैदा हुआ। फिर मैं आकाशवाणी में आ गया। आकाशवाणी में आया तो इधर में हिस्ट्री का लेक्चरर भी लग गया था सूरतगढ़ में, और सूरतगढ़ आकाशवाणी में मेरी पोस्टिंग हो रही थी। तो दोनों के मेरे पास लेटर थे। एक मेरे पास लेटर था आकाशवाणी सूरतगढ़ का, जो परमानेंट जॉब था। एक सामने गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़, जो कि शहर के बाहर था उस वक्त। पीछे एक दीवार में कमरे बने हुए थे, बाकी आगे सारा खाली था। अच्छा। तो दोनों लेटर मेरे पास थे। सर्दियों का दिन था, 13 अक्टूबर 1980। और जब मैं वहां जाके उतरा तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आकाशवाणी में जाऊं या कॉलेज में जाऊं। लेकिन ये था कि मेरा मन आकाशवाणी की तरफ था। लेकिन फिर भी घर वालों को मैंने पूछा, घर वाले बोले सानू नहीं पता, पर तू जाने किधर जाना, सानू ये चीजें तो पता ही नहीं, कोई आज तक रेडियो स्टेशन में गया नहीं। ये कब की बात है सर? ये बात है सन 1980 की। 1980 में गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एमए हिस्ट्री में किया था, टॉप रहा था मैं, फर्स्ट डिवीजन था। तो करते 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 जब ये ऑफर आया तो फिर मैं गया, वहां उतरा, कोई बताने वाला नहीं था। एक चाय वाला बैठा था बाहर, ठंड थी, 13 अक्टूबर, बहुत ठंड पड़ती थी। तो मैंने उसके एक कप चाय भी पी, चाय भी खत्म हो गई। फिर मैं कहा मैं किधर जाऊं। आकाशवाणी सूरतगढ़ 13 अक्टूबर 1980 को शुरू नहीं हुआ था, वो शुरू हुआ 22 फरवरी सन 1981 को। 4-6 महीने पहले मैं चला गया था ज्वाइन करने, इंजीनियर्स इंस्टॉलेशन कर रहे थे। तो मैंने चाय वाले को पूछा, मैं कहा जी मैं तो डिसाइड नहीं कर पा रहा। वो अपना उपड़े जला रहा था, चाय बना रहा था, धुनी रमा के बैठा था बेचारा ठंड में। मैंने उसको बताया, मैं कहा भाई जी मेरे नौकरी का कागज है, आकाशवाणी को भी और कॉलेज को भी, मैं समझ को नहीं आया मैं कट्ठे जाऊं। तो थे मैंने बताओ मैं कट जाऊं। तो उसने मेरे को तरफ देखा, काफी देर से खड़ा है। तो करते करते उसने पहले कॉलेज की तरफ देखा, फिर उन्होंने धुआं उपड़े जलाया, चाय बनाता रहा। फिर आकाशवाणी की तरफ देखा, गेट इधर भी बंद था। फिर इधर देख के बोला सरदार जी आप अट्ठी ना जाओ। अरे वो भविष्यवाणी कर दिया आपके हैं। उसने, जब मैं चाहता भी आकाशवाणी था, मैंने जाके ज्वाइनिंग दे दी। 4-5 दिन के बाद दोपहर को जब मैं चाय पीने के लिए आया तो इंजीनियर्स मेरे साथ आए बाहर, उनके साथ मैंने ज्वाइनिंग करी थी। तो वो तो एक्सपीरियंस होल्डर थे। तो जब चाय पीने आए तो मैंने उस चाय वाले को पूछा, मैं कहा भाई जी थे, मैंने कॉलेज क्यों को नहीं क्यों, आपने मुझे यहाँ क्यों कहा कि आकाशवाणी में जाओ। उसका पता क्या बड़ा प्यारा जवाब था, कहा साहब यहाँ है 10-15 दिन पहले एक दिन प्रिंसिपल हटाए हो, बिन बात के ताला लगा के चले पचवाए को नहीं। 8-5-6 आदमी अंदर है। मैंने सोचा मेरे चाय के एक ग्राहक और बढ़ जाएगा। तो वो अपनी मार्केटिंग कर रहा था। तो इस तरीके से आकाशवाणी बहुत बढ़िया रहा। मतलब ये थी आकाशवाणी में एंट्री की स्टोरी आपकी। जी बिल्कुल, है ना। और फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहा, धीरे धीरे आप हमारे दर्शकों को बताइए। प्रोसेस तो ये रहा कि जब आकाशवाणी में आ गए तो शुरू नहीं हुआ था। तो उस वक्त रिबन थी, टेपें आती थी आकाशवाणी जोधपुर से, जयपुर से। तो राजस्थानी लोक संगीत, पंजाबी लोक संगीत हमारे पास आते थे, तो उनको मैं ब्रॉडकास्ट करता था। ये था कि अभी तक कोई आया नहीं था, इसलिए जब टेस्ट ट्रांसमिशन चलता था शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक, दिल्ली से समाचार लेते थे, उसमें हमें अनाउंसमेंट करनी पड़ती। तो मुझे मौका मिला, अगर मैं किसी जमे स्टेशन पे जाता तो शायद मुझे माइक्रोफोन पे बैठने ना देते। तो यहाँ मैं अकेला ही था, तो मैं पूरे एक्सपेरिमेंट करता रहा। सर आपने अकॉर्डिंग ही सेट करते रहे? बिल्कुल मैं अपने अकॉर्डिंगली काम करता रहा, सारे देखता रहा। राजस्थान लोक संगीत के बारे में नॉलेज लेता रहा। और राजस्थान लोक संगीत का तो आपको भी शायद नहीं पता, तो सुबुटियो किन्ने का है नहीं पता, ये है बागड़ी लोग। सुबुटियो का तोतन है, उडियो उडियो डो 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 जाए मारो सुबुटियो, वो लोकगीत है। चिरमी ये लोकगीत, गोरबंद ये तो उस वक्त एक कृष्ण व्यास लोकगीत हो। मारी देराने जेठाने रूस गिरे, मारा सासू जी मनावन चाले बनीरा मोरिया। ये कैसे हुई सर आपकी भाषाओं? राजस्थान लोक संगीत में पंजाबी एंड और भी भाषाएं आती है आपको? मैं 11 भाषाएं बोलता हूँ। कौन सी? अब आप धीरे धीरे उस पे आएंगे। मैं बहुत सी भाषाओं पे कमांड है आपकी। तो सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आप भाषा सीखेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा। आजकल मेरी स्पेनिश चल रही है, मैं उर्दू में 8वीं पास हूँ। मैं मुल्तानी बलेंदा हाँ जड़े थे अपने रिफ्यूजी बोलते हैं वो बोली बोल लेना। और मैं बांग्ला बोल लेता हूँ, हम एक बांग्ला बोली पा रही, बांग्ला सीखी है मैंने। तमिल तेलुगु थोड़ी थोड़ी आती है मुझे अखमिया आती है, मैं अखमिया के लोकगीत गा लेता हूँ। गुजराती ये सब मेरे को समझ में आते हैं अच्छी तरह से, इन पे मैं अभी लगा नहीं हूँ। तो ये क्या करियर की रिक्वायरमेंट थी या फिर अपना शौक है? शौक है। शौक था। और आप तो यहीं के लोकल रहने वाले हैं,
आप बागड़ी है ना, तो आपको सुबुटियो नहीं पता, तो ये अपने इंटरेस्ट की बात है। हाँ। मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने सारा कुछ सीखा, चाहे वो बोलियां हैं, चाहे वो भाषाएं हैं। और अगर आप भाषाएं सीखते हैं आभा जी, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, उसका आपको फायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, और कोई आपसे वो आर्ट छीन नहीं सकता। अभी मैं अमेरिका जाके आया हूँ 2-3 महीने 4 महीने पहले, वहां पर स्पेनिश चलती है। मेरी ग्रैंड डॉटर है अयाना बच्चल, वो स्पेनिश पढ़ रही है, तो उसका कायदा मैंने लिया। वैसे मैं स्पेनिश डुओलिंगो से सीख रहा हूँ, तो वो सारा मैं वहां जाके कुछ वर्ड स्पेनिश के बोलता हूँ, तो लोगों को लगता है कि यार इसको स्पेनिश भी आती है। तो आप सीखते रहो। एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं और 86,430 सेकंड होते हैं। अधिकतर हम रीलें देखने में बर्बाद करते हैं। अगर आप 1 घंटा भी लगाएं ना, तो आप किसी भी चीज में परफेक्ट हो सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा या आधा घंटा आप स्टडी टेबल पे बैठे और आपने आज कर लिया कि मुझे स्पेनिश का एक पाठ करना है, तो वो पाठ कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। आज मुझे प्रैक्टिस करनी है, 1 पेज लिखना है, वो लिखिए। मुझे ये पढ़ना है, मेरे पास कायदे हैं हर भाषा के, बांग्ला के हैं, तमिल के हैं, तेलुगु के हैं, उर्दू के, मैं लेके बैठ जाता हूँ। ऐसे कायदे भी मिलते हैं, एक तरफ देवनागरी में लिखा है, एक तरफ उर्दू में लिखा है। आप उर्दू में पढ़ना शुरू कर जाए, अटक जाए, देवनागरी में देख लीजिए। तो ये आप कोशिश तो कीजिए ना, आप चल के देख लीजिए, जरूरी है। आप चल के देख लीजिएगा। जब आप चलते हैं ना, बात पहला कदम उठाने की है। आप पहला कदम उठा के देखिए, दूसरा कदम आधा अपने आप उठ जाता है।